मेरी उम्र अभी 20 साल की ही थी तभी मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी कर दी। वह जैसी भी थी मगर मेरे लिए उसने अच्छा ही सोचा था। मेरे साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया था। मेरी शादी एक अच्छे खाते-पीते परिवार में की थी। मेरे पति इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ रहते थे, सो मैं भी शादी के 6 महीने बाद ही विदा होकर इंग्लैंड आ गई। पढ़ी-लिखी तो मैं थी ही, लेकिन एक घरेलू टाइप की लड़की थी। मगर मेरे पति चाहते थे कि मैं जॉब करूं, इसीलिए मैंने एक स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। भगवान ने मुझे 2 बच्चे भी दिए। मेरी सास घर पर ही होती थी और बच्चों की देखभाल आसानी से कर लेती थी। सास की वजह से मुझे बच्चों की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहती थी। बड़ी बेटी तनु 4 साल की थी और छोटी बेटी मनु 6 महीने की हुई थी। मेरी सास देखने में अच्छी-भली खट्टी-खट्टी थी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक उन्हीं दिनों मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी, मगर वह ज़ाहिर नहीं होने देती थी। अक्सर तनु शिकायत करती थी, दादी कमरे में किसी से बातें करती है। तनु की बात सुनकर मैं उसको चुप करा देती। फ़ोन पर किसी से बात कर रही होंगी, समय गुजर गया है। और छोटी-छोटी बेटी छोटी थी, ये अब 2 साल हो गई थी। उन्हीं दिनों सास बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मेरे पति ने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा इलाज करवाया था, लेकिन उनकी तबीयत फिर भी ठीक न हो सकी। अब इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि उन्होंने हमसे बातचीत करना भी छोड़ दिया था। इन सारी सूरतों में हाल में मैं काफ़ी परेशान थी। डॉक्टर ने उनको अस्पताल में एडमिट कर लिया। मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली और घर और बच्चों के साथ-साथ सास का भी ख़्याल रखने लगी। लेकिन मेरी किस्मत कि वह बच न सकी और एक शाम खामोशी से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मरने के 1 दिन पहले उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और इशारे से मुझे करीब आने के लिए कहा। मैंने उनके मुँह के करीब जाकर सुना तो वह कह रही थी कि यहाँ से चली जाओ, यहाँ मत रहना, यहाँ रहोगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उनकी आवाज़ में न जाने क्या किया था कि मैं लरज़ कर रह गई। पति की इस बात का ज़िक्र किया तो वह बोले अस्पताल में जाने को कहती होंगी। अस्पताल कौन-सी रहने की जगह है? मम्मी यही कह रही होंगी कि अस्पताल में मत रुको, छोटे बच्चे हैं, इन्हें इन्फेक्शन लग जाएगा, इसीलिए यहाँ से चली जाओ। और वैसे भी मम्मी को अस्पताल और दवाओं से बहुत एलर्जी थी, इसीलिए मैं भी यही समझ बैठी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वह हमेशा हमसे क्या कहना चाहती हैं। अगले दिन उनकी मौत से हमारा घर एकदम से उदास हो गया। 1 महीने तो उनको हिंदुस्तान लाने और अंतिम संस्कार करने में ही हो गया। जब हम घर पहुँचे तो नौकरी की चिंता हुई। पति से बात की तो नौकरी छोड़ दी जाए, तो वह बोले अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम स्कूल में होंगी तो मनु की चिंता तो होगी, लेकिन तुम तो जानती हो कि यहाँ का खर्चा कितना ज़्यादा है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, खर्च भी बढ़ेगा। नौकरी करना भी ज़रूरी है। मैं भी सोच में पड़ गई। तनु तो मेरे साथ ही स्कूल जाती थी, मगर मनु अभी छोटी थी। उसके लिए टेक केयर का इंतज़ाम किया नहीं किया था। पड़ोस में ही अच्छी औरतें थीं, उनके पास छोड़कर मैं पहले ही दिन स्कूल चली गई। इतनी लंबी छुट्टियों के बाद काम का बहुत ज़्यादा बोझ था। आते जाते शाम के 4 बज गए। भागम भाग बड़ी बेटी के लिए पड़ोसन के पास आई तो देखा मनु सो रही थी। पड़ोसन का धन्यवाद किया कि तुमने मेरी बच्ची का ध्यान रखा, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पड़ोसन भी हिंदुस्तानी ही थी, इसीलिए वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखती थी। मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार रखती थी। पड़ोसन ने मुझे चाय पर रोक लिया। मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, चाय की तलब भी मुझे महसूस हो रही थी। सोचा घर जाकर चाय बनाऊं, फिर उसके बाद पीऊं। इससे अच्छा है यहीं पर पी लेती हूँ, कुछ गपशप भी हो जाएंगी और चाय भी पी लूँगी, जिससे कि शरीर में सुस्ती भी आ जाएगी। यही सोचकर मैं वहीं पर बैठ गई।
मेरी पड़ोसन का नाम सारा था और बहुत ही मिलनसार और तबीयत की औरत थी। उसके 2 बेटे थे जो स्कूल जाते थे। सारा ने मुझे सलाह दी कि तुम मेरे बेबी सिटर रख लो, जो तुम्हारी बच्ची और तुम्हारे पीछे अच्छे से सँभाल सके। ये उसने मुझे कंपनी का नाम भी बताया, जहाँ से बेबी सिटर की सेवा ली जा सकती है। सारा का यह आइडिया मुझे अच्छा लगा। क्या चाहे 2 आँखें। मैंने फ़ौरन उसके नंबर पर ले लिया और सारा ने मुझे बताया कि कंपनी बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं। एक लड़की को मैं जानती हूँ जिसका नाम अमृता है। वह लड़की बहुत ही अच्छी है। कभी-कभी जब मुझे ज़रूरत महसूस होती है तो मैं बेहद खुश हुई और अगले दिन सुबह 8 बजे आने का वादा किया और उसने चली गई। अगले दिन सुबह वह ठीक 8 बजे आ गई। मनु उसे देखकर बहुत खुश हो गई। वह घर से जाना नहीं चाहती थी। अब एक खेलने ये वाला इंसान उसे मिल रहा था। वह दोनों जल्दी ही दोस्त बन गई और मेरे पति को बहुत ही रिलैक्स हो गया कि चलो मनु का ख्याल रखने वाला कोई तो मिला। अब हम अपने-अपने कामों पर आराम से जा सकते हैं। नहीं तो पूरा दिन ध्यान मनु की ही तरफ लगा रहता है। छोटी बच्ची थी और कोई दूसरा कब तक तुम्हारे बच्चे की देखभाल करता। अमृता पर मुझे भरोसा था क्योंकि वह ये तो उसकी जॉब थी और उसकी जॉब को बचने के लिए वह जो भी करती अच्छा ही करती। और फिर अमृता का नेचर भी मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत ही सॉफ्ट नेचर की लड़की थी। इसीलिए मैं और मेरे पति बहुत ही खुश थे। मेरी बेटी मनु बहुत ही चंचल और खुशमिजाज बच्ची थी। वह 2 साल की हो गई थी और बहुत बातें करने लगी थी। पूरे घर में भागती दौड़ती फिरती। तनु स्कूल से आ जाती तो दोनों मिलकर खूब धूम मचाते। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। अमृता ने मेरा भरोसा जीत लिया था। वह एक अच्छी और मिलनसार लड़की थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि वह मुझे कुछ कहना चाहती थी। कई बार वह कुछ कहना शुरू करती मगर बात बीच में ही अधूरा ही छोड़ देती। फिर बाय बोलकर अपने घर चली जाती। महसूस कर रही थी ये कि जैसे अमृता किसी उलझन में है। वह मुझे कुछ कहना चाहती है लेकिन कहीं नहीं पा रही है। फिर मैंने सोचा शायद उसकी माँ ठीक नहीं होगी, छुट्टी लेना चाहती होगी और शायद खुलकर कह नहीं पाती होगी। यही सोचकर मैं अगले दिन उसे चाय पर रोक लिया। वह कप हाथों में लेकर गुमसुम बैठी हुई थी। मैंने खुद ही उससे पूछा कि सब खैरियत तो है? आखिर तुम इतनी चुपचाप और उदास क्यों रहती हो? क्या मनु कुछ ज़्यादा ही तंग करती है? मेरी बात वह मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं, मनु तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, बल्कि उसके साथ मेरा टाइम भी बहुत अच्छे से पास हो जाता है। मैंने कहा, फिर क्या बात है? मुझे तुम कुछ परेशान सी दिखाई देती हो। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने उसे हाथ पर हाथ रखा और उसे विश्वास दिलाया कि तुम परेशान मत हो। जो भी परेशानी तुम्हें है वह तुम मुझे बता सकती हो। तुम अपने दिल की कोई भी बात मुझसे खुलकर कर सकती हो। मेरी बात सुनकर वह चुपचाप मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में उलझन सी थी। मैं परेशानी ही सी थी। वह बोली, ऊपर दाएं वाले कमरे में कौन रहता है? अमृता की बात सुनकर मैं हैरान सी रह गई क्योंकि वह तो कमरा अब बिल्कुल खाली पड़ा था। मैंने कहा, वहाँ तो मेरी सास रहती थी, लेकिन मेरी सास के मरने के बाद अब वह कमरा खाली पड़ा है। वहाँ अब कोई नहीं रहता। अमृता की बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। ऊपर वाले पोर्शन में 3 कमरे थे। एक कमरे में मेरी सास रहती थी, एक कमरा मनु और तनु के लिए था, एक कमरा मेहमानों के लिए खाली पड़ा था। नीचे हम पति पत्नी का कमरा था। मैंने कहा, क्या बात है, बोलो तो सही। कुछ नहीं मैडम, वह मनु वहाँ चली जाती है और न जाने किससे बात करती है। अमृता की ने बताया तो मैं सोच में पड़ गई। अपनी चाय ख़त्म करने के बाद अमृता चली गई, लेकिन मैं सोच की गहराई में डूब गई। मेरी सास का कमरा तो मेरी सास के जाने के बाद से बिल्कुल खाली पड़ा था। फिर भला मनु वहाँ क्या करने जाती है? और अगर जाती भी है तो फिर वहाँ बातें किससे करती है? रात को पति को यही बात की तो वह बोले, तुम भी क्या बेकार की बातें सोचने लगी? मनु अपनी दादी से बहुत अटैच थी, अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। हो सकता है कि दादी की याद में वह अपनी दादी के कमरे में चली जाती होगी और उसकी तस्वीर से बातें करती होगी।
पति के मुँह से यह बात सुनने के बाद मुझे भी सुकून हो गया। हाँ, शायद ऐसा ही हो। मन्नू मेरी सास की बहुत लाडली थी। हर वक्त मेरी सास उससे चिपकी रहती थी और मन्नू भी तो अपनी दादी का कितना प्यार करती थी। अब उसकी दादी नहीं है तो उसे अपनी दादी की याद तो आती ही होगी। फिर वह अपनी दादी के कमरे में जाकर अपनी दादी की तस्वीर से बातें करती हो लगती होगी। यही सोचकर मैंने अपने दिल को समझा लिया। अगले दिन मैंने अमृता को भी समझा दिया कि मेरी सारी बातें सुनकर वह भी रिलैक्स हो गई थी। शायद उसे भी मेरी बात पर विश्वास हो गया। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजरने लगे। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। पति बहुत फ्रेश मूड में थे। उन्होंने एक मूवी देखने का प्लान बना रखा था और खाना भी बाहर ही खाने वाले थे। मैंने अमृता से बात कर ली थी कि वह रात में 11 बजे तक बच्चों के पास ही रुक जाए। फिर हमारी कोशिश थी कि हम जल्दी घर आ जाएंगे। तय समय पर अमृता घर आ गई। शाम के 6 बजे थे। दोनों बेटियां टीवी पर कार्टून देख रही थी। अमृता किचन में मन्नू के लिए जूस बना रही थी। मैंने अमृता को बुलाया और उसे समझा दिया कि बच्चियों को 8:30 बजे सोने के लिए ऊपर उनके कमरे में ले जाना और खाना तो वह खा चुकी हैं। ध्यान रखना कि ज़्यादा टीवी न देखें क्योंकि तनु को सुबह स्कूल भी जाना होगा। मैंने अमृता से कहा कि फ्रिज में खाना मौजूद है, तुम खा लेना। अगर कोई इमरजेंसी हो तो फिर मुझे या फिर मेरे पति को फ़ोन कर सकती हो। मेरी बात सुनकर अमृता ने हाँ में सर हिला दिया, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी के दांव पर लगाने जा रही थी। हमारे जाने के बाद अमृता दरवाज़ा बंद कर दिए और तमाम खिड़कियां भी चेक कर ली। हम लोग आराम से घूमने के लिए चले गए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे जाने के बाद घर में क्या तूफान आएगा। अगर मुझे यह पता होता तो मैं घर से जाती ही नहीं। यह घर छोड़कर अपनी बच्चियों को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से कहीं गायब हो जाती। मेरे जाने के बाद घर में क्या क्या हादसे हुए वह अमृता ने ही मुझे बताए। ये अमृता ने बताया कि आप दोनों के जाने के बाद बच्चियों के पास गई तो उनके खेलने का मूड था, इसीलिए मैं उनके साथ खेलती रही। 8 बजे मैंने दूध का गिलास देने के बाद उन्हें सोने के लिए ऊपर बने अपने उनके कमरे में ले गई। ऊपर की मंजिल पर 3 बेडरूम थे। दाएं तरफ पहला कमरा मेरी सास यानी कि तनु की दादी का था और दूसरा गेस्ट रूम था। तीसरा कमरा बच्चियों का इस्तेमाल के लिए था। उन कमरों में अटैच बाथरूम भी थे। बच्चियों का कमरा अच्छा खासा खुला और हवादार था। एक तरफ दोनों के बेड लगे थे, एक तरफ सामने बच्चियों के कपड़ों का अलमारी थी। सामने के हिस्से में कालीन बिछाकर खिलौने की रैक और एक छोटा सा झूला लगा हुआ था। झूले से थोड़ा सा दूर पर बच्चियों के लिए एक टेंट भी लगा हुआ था। यह तनु की सबसे फेवरेट जगह थी। यह बच्चियों के खेलने की जगह थी। दोनों उस टेंट में झूले में बहुत ही खुशी से खेलती थी। इस जगह में बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने पड़े हुए थे और नीचे से गर्म गुदगुदा बिस्तर भी लगा हुआ था। बच्चों के बिस्तर को ठीक करने और उनके ब्रश करवाने के बाद मैंने उन्हें उनके बिस्तर पर लिटा दिया। तनु का सोने का इरादा नहीं था, बल्कि वह कहानी सुनना चाहती थी। मैंने एक कहानियों की किताब खिलौने की रैक से निकाली जो तनु को सबसे पसंदीदा बुक थी और मैं उसे कहानी सुनाने लगी। इस दौरान मैं मनु सो गई थी। तनु को भी नींद आने लगी थी। उसकी आंखें नींद में बंद बंद होने ही लगी थी। तब मैंने तनु को गुड नाइट कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। नीचे आ गई। घड़ी की सुइयां 9 बजा रही थी। मुझे कुछ भूख लगी और मैंने फ्रिज जाकर चेक किया। फ्रिज में पास्ता और पिज़्ज़ा मौजूद था। मैंने पिज़्ज़ा के 2 स्लाइस काटे और गर्म करने ओवन में रख दिए। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और इस घर में छाई हुई इस अजीब सी खामोशी से मुझे घबराहट सी होने लगी थी। तो मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। उनसे बातें करके काफ़ी सुकून महसूस हुआ। उससे अपनी घबराहट का जिक्र किया तो मेरी माँ बोली, अक्सर नई जगह पर ऐसा ही होता है। दिन में जहाँ कोई बोरियत नहीं होती, वहाँ रात में अजीब सी खामोशी महसूस ही होती है। यह सब कुछ नॉर्मल है, तुम परेशान ना हो, अपना काम आराम से करो। 2 घंटे में घर वाले आ जाएंगे और तुम आ जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार में जाग रही हूँ। अपनी माँ से बात सुनकर मुझे कुछ हौसला मिला था। सच में मैं बेकार में ही घबरा रही थी। यहीं पर
घर बिल्कुल अकेला था, बच्चियों सो चुकी थी, तो घर में खामोशी तो होनी ही थी। फ़ोन बंद करके मैं वहीं खड़ी सोच रही थी कि अचानक अमन के बीप हुई और उछल पड़ी। मुझे क्या हो गया है? मैंने खुद से कहा और ओवन से पिज़्ज़ा निकालकर फ्रिज में एक सोडा कैन लेकर बाहर हॉल में आकर गई। टीवी लगाने के लिए जैसे रिमोट के लिए नज़र दौड़ाई तो वह कहीं नज़र न आया। मैंने सोफ़ा, कुशन, मेज़ नीचे हर जगह तलाश किया मगर मुझे वो नहीं मिला। थक कर मैं सोफ़े पर बैठ गई और पिज़्ज़ा खाने लगी। मैंने 2-3 बाइट ही खाई थी होंगी कि मुझे किसी के हँसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने प्लेट मेज़ पर रखकर सीढ़ियों के पास आकर कान लगाए क्योंकि आवाज़ सीढ़ियों के ऊपर से ही आ रही थी। अभी कान लगा कर मैं सुनने की कोशिश ही कर रही थी कि सचमुच किसी के हँसने की आवाज़ आई थी। यह सिर्फ मेरा वहम था कि उसी समय हँसी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैंने सोचा कि यह दोनों अभी तक सोई नहीं है, मुझे सुबह स्कूल भी जाना है और यह अब तक जाग रही हैं। मैं दिल में कहती हुई ऊपर आ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उसे बंद करके आई थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा धकेला। कमरे में नाइट लैंप की नीली रोशनी फैली हुई थी। छोटी बेटी मनु तो अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही थी, लेकिन तनु का बिस्तर खाली था। मैंने नज़र घुमाई तो कमरे में बने छोटे से झूले की तरफ कुछ रोशनी नजर आई। यह रोशनी झूले के पास बने टेंट के अंदर से आ रही थी, साथ ही एक बच्चे का साया भी था। मैं उसे झूले की तरफ बढ़ गई, नीचे झुककर झूले के पास लगे तंबू को खोलने लगी। साथ ही साथ मैंने आवाज़ लगाई, तनु तुम अभी तक जाग रही हो? चलो जल्दी से सो जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है। जब तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएंगे तो फिर तुम्हें डांटेंगे कि तुम अभी तक क्यों नहीं सोई। यह कहते हुए मैंने टेंट को खोलने ही वाली थी कि तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, दीदी मैं इधर हूँ। मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई और मैं बैठे बैठे गर्दन घुमाकर देखा तो तनु बेड के नीचे थी और उसने इशारा किया कि मैं इधर हूँ, मैं टेंट के अंदर नहीं हूँ। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मैं जल्दी से आगे बढ़कर पूरा टेंट खोल दिया, उसमें कोई नहीं था। हाँ, टॉर्च अभी तक जल रही थी। जल्दी से घबरा उठी ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी आंखों में उस टेंट के अंदर से किसी की परछाई देखी थी। मैं जल्दी से सोई हुई मनु को गोद में उठाया, तनु का हाथ पकड़कर दोनों को नीचे ले आई, मगर अभी अभी आधी सीढ़ियों पर ही थी। तनु ने मेरा हाथ छुड़ा लिया और वापस ऊपर कमरे की तरफ जाना चाहा। मैंने उसे रोकने को कहा। मैंने जल्दी से नीचे आकर मनु को सोफे पर लेटाया और तनु को बुलाया और कि तनु नीचे आ जाओ, हम नीचे ही लेट जाते हैं, तब तक तुम्हारे मम्मी पापा भी आ जाएंगे। लेकिन तनु ने कहा कि नहीं दीदी, मैं वापस उसी रूम में जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे नींद आ रही है। उसने कहा कि वह सीढ़ियों चढ़ने लगी। फिर तनु कहने लगी, दीदी आप इतना ज़्यादा डरी हुई क्यों है? कमरे में कोई भी नहीं था, वह तो मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम लारा है, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। तनु ने कहा तो मैं सन्नाटे में रह गई। मैंने तनु से कहा कि तुम बिस्तर के नीचे क्यों थी? तो फिर तनु ने कहने लगी कि लारा छुपन छुपाई खेल रही थी, इतना लारा मम्मी आ गई और लारा की मम्मी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, वे डरावनी है। तनु बहुत ही नॉर्मल अंदाज से बता रही थी, लेकिन तनु की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा रहा था। यह तो मैंने भी महसूस किया है कि टेंट के अंदर कोई था, लेकिन कौन था, कोई था भी या नहीं, मेरा वहम था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस दौरान तनु ऊपर चली गई और मैं साकिल बैठी छोटी मनु को देखती रही। कुछ ही भी था, उसका संबंध ऊपर की मंजिल से ही था, लेकिन पता नहीं मेरा वहम था या हकीकत, मेरा दिमाग उलझा हुआ था। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। ऊपर तनु अकेली थी। मैंने सोचा तनु को नीचे ले आती हूँ जब तक कि उसके माँ बाप नहीं आ जाते। यह सोचकर मैं भी एक नज़र सोई हुई मनु पर डालकर ऊपर जाने लगी। रहदारी की रोशनी फैली हुई थी और दाएं हाथ तरफ के कमरे का दरवाज़ा खुला था। वह वही कमरा था जहाँ पर सास रहती थी। यह कमरा उस दिन से के बाद हमेशा के लिए बंद रहता था जब से मैंने उसकी छोटी बेटी मनु को वहाँ बातें करते सुना था।
यह दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तनु ने यह सोचती हुई कमरे के पास आ गई। तनु कहाँ हो आप? मैंने तनु की आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाते लगाते मैंने दरवाज़ा भी खोल दिया। कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट का बटन तलाश किया। बटन दबाते हुए ही मैं अलमारी की आहट सुनी। कमरा तो खाली था। कमरे के बीचों बीच में एक बेड पड़ा था। उसके सामने वाली दीवार में एक बड़ी सी खिड़की थी। बेड के दूसरी तरफ एक दीवार के साथ लगी हुई थी। अलमारी के बाहर आहट वहीं से आ रही थी। मैं परेशानी से अलमारी की तरफ गई। तनु, क्या आप यहाँ पर हो? मैं उसके हैंडल को छुआ। इसी समय मेरे पाँव पर किसी के हाथ रख तनु हमेशा बेड के नीचे छुपकर खेलती थी। मुझे लगा तनु ही होगी। बिना देखे कहा, तनु, यह खेलने का समय नहीं है। तुम अंधेरे कमरे में क्यों खेल रही हो? अगर तुमने खेलना ही है तो चलो नीचे हॉल में चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, दीदी मैं यहाँ हूँ। मैंने झटके से मुड़कर देखा तो तनु दरवाजे खड़ी थी। तो फिर ये हाथ किसका था? मैंने नीचे देखा तो एक काला सा हाथ नजर आया। हाथ की उंगलियों के नाखून बहुत बड़े बड़े थे और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं बुरी तरह से दौड़ती हुई नीचे आ गई। तनु तनु का हाथ पकड़कर मैं उसे भी अपने साथ ले आई। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। चलो बच्चों, तुम भी मेरे साथ चलो, मैंने जाना होगा। अभी अभी मैंने तनु से कहा कि मनु को गोद में उठाना चाहा, मगर वह सोफे पे ये तो अब खाली था। वहाँ मनु मौजूद नहीं थी। मनु के गायब हो जाने से मेरी हालत हो गई। मैं चीख चीख कर उसे आवाज़ देने लगी। तनु भी डर गई थी। मुझे कोई जवाब न मिला तो मैं सोफे पर गिर कर रोने लगी। मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था जैसे काम करना बंद कर चुका है। अब तनु भी मुझे देखकर रोने लगी। उसे रोता देखकर मैं खुद को संभाला। मुझे हिम्मत करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उन बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। उन्होंने कुछ भी नहीं होने दे सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बच्चियों की सुरक्षा करनी होगी। मैं जल्दी से आंसू पोंछ डाले। तनु को साथ बिठा लिया और उसको तसल्ली दी और कहा कि तनु, मुझे बताओ, तुम अपनी फ्रेंड लारा को बुलाने जाती थी या लारा खुद ही तुम्हारे पास आ जाती थी? इतना तो मुझे पता था कि तनु जिसको अपना फ्रेंड बता रही है वह बच्ची कोई इंसानी बच्ची नहीं, जरूर कोई बुरी आत्मा है और शायद उसी ने मनु को गायब किया है। मेरी बात सुनकर तनु कहने लगी, दीदी कभी कभी रात को लारा खुद ही मेरे पास आ जाती है और मुझसे कहती है कि चलो तनु हम खेलते हैं। लारा बहुत अच्छी है, वह मेरे साथ खेलती थी, लेकिन उसकी मम्मी अच्छी नहीं है। जब उसकी मम्मी आ जाती थी तो वह चुपके से सोने के लिए लेट जाती थी। लारा चली जाती थी। ये तनु की बातें सुनकर मैं कुछ भी आइडिया नहीं लगा पा रही थी। मैंने कहा, तनु, हमें मनु को ढूंढना है, हम उसे पूरे घर में तलाश करेंगे। अभी तो मैं उसे इसी सोफे पे लिटा कर गई थी। तभी ऊपर के कमरे से रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से ही आ रही थी। मनु, शायद मनु की ही आवाज़ थी। मनु ऊपर ही थी। मेरे दिल में थोड़ा सुकून हुआ कि चलो मनु ऊपर है, लेकिन साथ ही साथ मेरा दिल डर की वजह से तेज तेज धड़क भी रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी। तनु मुझे रोकना चाहती थी, मगर मैंने उसे वहीं रोकने का कहा और खुद ऊपर चढ़ने लगी। राहदारी ये अब बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। वहीं खड़ी सुनने की कोशिश कर रही थी। रोने की आवाज़ कहाँ से आई है? उसी समय मैं दोबारा से रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ बिल्कुल धीरे से ही थी। मैं धीरे धीरे कदमों से उसी और चलती हुई कमरे के करीब आई। अपनी सास का वही खौफनाक डरावना कमरा मेरे सामने था। मैंने दरवाज़ा खोले बिना दरवाजे के कान लगाए। दरवाजे के तो अंदर से ही आ रही थी। जल्दी से हैंडल घुमाई, मगर वह नहीं घूमा। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मेरा सर एकदम से चकरा गया था, क्योंकि जब मैं और तनु इस कमरे से भागकर नीचे गए थे तो उस समय दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर अब यह लॉक कैसे हो सकता था? मैं छोटी बेटी मनु अंदर थी। इस दरवाजे को खोलना होगा। मैंने ज़ोर ज़ोर से ये दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। ज़ोर ज़ोर से उसे धड़ धड़ काया, मगर दरवाज़ा न खुला। रोने की आवाज़ अब बंद हो गई थी। मैंने चाबी की तलाश में इधर उधर देखा। उसी समय राहदारी की आखिरी हिस्से में मुझे वहाँ एक वह खतरनाक आत्मा नजर आई जो शायद मनु
या तन्नू के कहने के अनुसार लारा की माँ थी। वह एक औरत थी मगर उसका पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था। आंखें बिल्कुल सफ़ेद और उसके कपड़े मटियाले रंग के थे। शरीर के खून के धब्बे सूख कर काले पड़ चुके थे। उसने मेरी तरफ देखा और उसे देखते ही मैं डर गई। मारे मेरे हलक से आवाज़ से निकलना बंद हो गई। वह ज़मीन पर नहीं थी बल्कि वह छत पर लगी हुई थी। उसके पाँव हवा में थे। इस वक्त तन्नू भी ऊपर आ गई। उसके एक ज़ोरदार चीख मारी और मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरी आंखों के सामने अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और तन्नू एक झटके में उस कमरे में चली गई। दरवाज़ा दोबारा से बंद हो गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आवाज़ मेरे गले में घुटकर रह गई। मैं दरवाजे की तरफ भागी। उसी समय वह कान के करीब चिल्लाई, हमें अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। वह मेरे पीछे पड़ी थी। मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा और हवा में उड़कर सीढ़ियों से टकराई और लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गई। मेरा सर रेलिंग से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेहोश होने से पहले आखिरी आवाज़ जो मैंने सुनी वह तन्नू की चीखों की आवाज़ थी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। यहाँ तक कि कहानी अमृता ने मुझे सुनाई आई। अमृता यह सब सुनकर खामोश हो गई और आगे की कहानी तो मुझे पता ही थी। जब मैं और मेरे पति खाना खाने के बाद घर पहुँचे तो गाड़ी के निकालते ही मुझे तन्नू की चीखों की आवाज़ सुनाई दी और यह चीखें सुनकर मैं और मेरे पति बहुत ज़्यादा घबरा गए। हम दोनों गाड़ी बंद करना भूल कर घर के अंदर दौड़े थे। देखा तो अमृता सीढ़ियों से नीचे बेहोश पड़ी थी और उसके माथे से खून बह रहा था। तन्नू और मनु ऊपर चिल्ला रही थी। साथ ही दरवाज़ा पीटने की आवाज़ भी आ रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ था। अमृता की हालत काफ़ी ख़राब थी। मेरे पति ने जल्दी से इमरजेंसी को फ़ोन किया और ऊपर पहुंची तो देखकर मेरी सास कमरे से बच्चों की आवाज़ आ रही थी। मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। दोनों बच्चियां बंद थी और रो रो कर उनका बुरा हाल था। तन्नू के दाएं गाल पर नीचे एक निशान पड़ा था और उसके होठ भी फटा हुआ था। मुझे देखा तो वह रोती हुई मुझसे लिपट गई। मनु ज़मीन पर लेटी थी। कमरे में सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई तूफान आया हो। कमरे के पहले सामान में मेरी कुछ नज़र में डायरी पर पड़ी। मैंने मनु की गोद में लिया, नीचे आ गई। अमृता के लिए एम्बुलेंस आ गई थी। वह अभी तक होश में नहीं आई थी। तन्नू उसे देखकर दीदी दीदी चिल्लाने लगी। मम्मा, दीदी को क्या हुआ? तन्नू मुझसे पूछ रही थी लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम सब अस्पताल चले गए। अमृता की माँ को बता दिया गया था कि वह भी दौड़ी दौड़ी आ गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि अमृता को गहरी चोट आई नहीं है, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तन्नू की भी ड्रेसिंग की और दवा दी। तन्नू ने मुझे बताया कि दादी माँ उसे कमरे में ले गई थी और मनु को भी ले गई थी। हमने वहाँ हॉस्पिटल में यही कहा कि दोनों सीढ़ियों से गिर गई थी। मेरे हाथ में जो डायरी लगी थी वह मेरी मरी हुई सास की थी। उनको पढ़ तो मुझे मालूम हुआ कि इस घर में कोई साल पहले एक माँ बेटी का कत्ल किया गया था। पुलिस को कातिल का सुराग नहीं मिल सका। बाद में मालूम हुआ कि बाप ही उन दोनों के कातिल था। उसकी आत्माएं अब भी यही उस घर के ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद थी। वह वहाँ किसी को आवाज़ नहीं दे सकती थी। मेरी सास ने एक कुछ मंत्रों से उन्हें अपने कमरे में बंद कर रखा था। मेरी सास ने डायरी में यह भी लिखा था कि मैं एक ऐसा जाप जानती हूँ जिसे पूरा होते ही वह दोनों आत्माएं घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी और मेरा घर और मेरे बच्चे आत्माओं से सुरक्षित हो जाएंगे। अभी मैं अपने बच्चों को यह सच्चाई बताकर उन्हें डराना नहीं चाहती थी। यह घर मेरे बेटे ने अपने खून पसीने से कमाई से खरीदा है। इसे यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी सास अकेले ही उन आत्माओं से जूझ रही थी। फिर शायद वह आत्मा मेरी सास पर हावी पड़ गई थी और मेरी सास बीमार रहने लगी थी। एक दिन हमें छोड़कर चली गई मगर उसके मरने के बाद वह मेरी बच्चियों पर हावी होने लगी थी। दूसरे दिन जब अमृता को होश में आ गई तो मुझे उसे सारे हाल दास्तान सुनाई। मुझे अपनी सास की बात याद आई कि सास ने कहा था कि यहाँ से चले जाना, यहाँ मत रुकना। अमृता ने जो किया
मैं इसका बदला नहीं दे सकती। उसने अपनी जान को खतरे में डाला, हमसे उसे हफ्ते मकान बदल दिया। वह मकान तो उसी दिन छोड़ दिया था। पूरा हफ्ता मैं अपने बच्चों के साथ एक मिलने वाले के घर में रही और जैसे ही नए मकान का इंतज़ाम हुआ, हम उस नए मकान में शिफ्ट हो गए। अमृता और उसकी माँ को भी मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ले आई। अमृता ने जिस तरह से मेरी अपनी जान खतरे में डालकर मेरी बच्चियों की सुरक्षा की थी, मैं इस बात को भुला नहीं सकती थी। हम सब अब नए मकान में बहुत ही खुशी से रहते हैं और पुराने मकान के गेट पर मैंने एक बोर्ड लगा दिया है जिस पर लिखा है कि यह घर भूतिया है। मैं नहीं चाहती कि हादसा मेरी बेटियों के साथ पेश आया है वह किसी और की बच्चियों के साथ भी पेश आए। कोई अपनी जान को खतरे में न डाले। वह घर अब ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।